Welcome once again to all of you in my channel Blue Chip Finance, and in this series of videos we are going to discuss a new topic of financial accounting, and that is non-trading concern. And we will take a start from the question of non-trading concern of the paper of 2008 Punjab University. So इससे पहले कि क्वेश्चन की तरफ जाएं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो ये है जी कि आमतौर पे जितने भी बिजनेसेस हैं उनका जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, प्रॉफिट बनाना। लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर हम उन तमाम एंटिटीज के जो मोड ऑफ बिजनेस है उसको डिस्कस करते हैं जिनका बुनियादी तौर पे मकसद प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता। होता तो है इनको प्रॉफिट, लेकिन हम उस प्रॉफिट को प्रॉफिट कंसिडर नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि ये उन एंटिटीज के अकाउंट्स होते हैं कि जो कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज के वेलफेयर पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कोई लाइब्रेरीज हो गई, कोई वेलफेयर क्लब्स हो गए, कोई कम्युनिटी हॉल जो है, ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज की जो वेलफेयर मोटिव होता है उसको सामने रखते हुए बनाए जाते हैं। तो ये वजह है कि इनका जैसे कि आपने पिछला टॉपिक देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम जितने भी अकाउंट्स बनाते थे ट्रायल बैलेंस से आगे चलते हुए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो वो उसके अंदर उन एंटिटीज का बुनियादी मकसद प्रॉफिट को अर्न करना होता है। और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है चीज तो वही है, लेकिन हम थोड़े बहुत कहीं पे हम इनके नाम चेंज करेंगे। जैसे कि इसके जो पहला अकाउंट है उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, और बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट ही कहेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट को हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कुछ और वर्डिंग उसकी चेंज कर देंगे। तो ये बुनियादी तौर पे ये इसका जिस वक्त आपको जो चीज आप बनाने जा रहे हैं उसकी बेसिक थोड़ी बहुत आपको मालूम हो तो आपको बड़ा इजीली वो चीज समझ आ जाती है। तो ये इसका जब भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये चीजें जो हैं ये देखें, और मुख्तलिफ चीजें अब इसमें टाइम टू टाइम यूज होंगी, जैसे सब्सक्रिप्शन है, जैसे डोनेशन है, जैसे एंट्रेंस फी है। ये आम तौर पे इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती हैं। तो एंट्रेंस फीस, अब आप खुद समझ जाएं कि ऐसे वेलफेयर हॉल्स आपने देखे होंगे, ऐसे वेलफेयर ग्राउंड्स आपने देखे होंगे, ऐसी लाइब्रेरीज आपने देखी होंगी जहां पे एंट्रेंस की एक पर्टिकुलर फी होती है जो कि आप पे करते हैं। और उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि ये इदारा जो है वो चलता रहे और आगे मजीद जो है इसके अंदर ग्रोथ आती रहे। क्योंकि अगर सब कुछ फ्री हो जाएगा तो वो चीजें वो लॉन्ग रन के अंदर वो सरवाइव नहीं कर सकती, उनकी मैनेजमेंट सरवाइव नहीं कर सकती, उनका जो मोड ऑफ वर्किंग है वो सरवाइव नहीं हो सकता। तो इसी तरह इनको भी जाहिर है कुछ ना कुछ रेवेन्यू जरूरत होते हैं, जिससे ये जो वेलफेयर मोटिव होता है उनका, जो भी वो जगह उन्होंने बनाई होती है किसी भी मकसद के लिए, वो आगे रन करती रहे। फिर इसी तरह डोनेशन जो है वो भी एक तरह से इनके लिए, अगर तो वो कहा गया है कि ये रेवेन्यू है तो ठीक है, वो रेवेन्यू कंसिडर होगा। अगर नहीं कहा गया तो हम उसे कैपिटल कंसिडर कर लेते हैं। तो लेकिन वो भी एक सोर्स है इनकी अर्निंग का। और
फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन है। अब आप देख लें कि कुछ ना कुछ कोई फी होगी एंट्रेंस फी के अलावा जो कि आप पे करते हैं, उसकी मेंबरशिप फी है, जैसे मेंबरशिप फी जो है वो भी इसके अंदर डिस्कस होगी। तो ये रेवेन्यूज के आप देखें बिल्कुल अलग। अब इसके अंदर कहीं भी सेल्स का जिक्र नहीं आया। फाइनल अकाउंट्स के अंदर सेल्स का जिक्र आता था, क्योंकि वो जो बिजनेस है, वो पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटीज जो हैं, वो जो मैन्युफैक्चर करती हैं, वो चीजें बेचते हैं, तो उनका जो डायरेक्ट नेचर का रेवेन्यू है वो थ्रू सेल्स है। तो इसके अंदर और फाइनल अकाउंट्स के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है, तो इसको बस ख्याल रखें। बाकी वैसे ही है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं 2008 के। तो इसके अंदर आप देखें कि गिवन बिलो इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेट्रो रिक्रिएशन क्लब फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2004। और यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखें कि ये देखें रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ से नीचे मेंशन है, और इसी तरह रेवेन्यू पेमेंट्स ये यहां से नीचे मेंशन है। अब देखें ये जो पेमेंट्स हैं, हम जो पहली चीज बनाएंगे वो बनाएंगे एक्सपेंडिचर एंड इनकम, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड पे ले जाएंगे और रेवेन्यूज को हम क्रेडिट साइड के ऊपर ले जाएंगे। कोई भी अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो उनको सामने रखते हुए। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये रेवेन्यू पेमेंट्स इन्होंने की हैं, तो इनके लिए ये एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे सैलरीज इन्होंने पे की हैं, क्रिकेट के कुछ अमाउंट इन्होंने पे की है, टेनिस की कुछ पे की है, फिर इंश्योरेंस है, फिर गार्डनिंग है, प्रिंटिंग, टेलीफोन, सन्ड्रीज, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, ये सारी अमाउंट इन्होंने पे की है। लेकिन अब देखें इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, जबकि बाकी जो हैं ये इनके एक्सपेंडिचर्स हैं। तो जिस वक्त इसकी कोई एडजस्टमेंट्स भी देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 2004 वर ₹150, सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2004 वर ₹85। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, और चूंकि आपने ये पे करनी है तो ये फिर लायबिलिटीज के अंदर भी जाएंगी, वही कॉन्सेप्ट जो कि फाइनल अकाउंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली बात तो ये है कि 900 और प्लस 85 इसके अंदर ऐड होके, तो ये देखें कि ये बन गया 985, और ये इसका फॉर्मेट है बिल्कुल वैसे ही मेट्रो रिक्रिएशन क्लब। टॉप के ऊपर आप नेम मेंशन करेंगे और सेकंड लाइन में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट कुछ भी नाम दे दें, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। तो सैलरीज 900 एड आउटस्टैंडिंग 85 इक्वलेंट टू 985। उसके बाद आप देखें जी कि बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, क्रिकेट, टेनिस, इंश्योरेंस को हम जरा बाद में ट्रीट करते हैं क्योंकि इसकी जरा एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे, और गार्डनिंग, प्रिंटिंग, टेलीफोन, सन्ड्रीज, ये तमाम आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे आप। क्रिकेट, टेनिस, गार्डनिंग, प्रिंटिंग, टेलीफोन, सन्ड्रीज। अब हम चलते हैं जरा इंश्योरेंस को पहले ट्रीट कर लेते हैं। इंश्योरेंस के बारे में कहा गया जी कि इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2005। इंश्योरेंस इन्होंने पे किया जी नेक्स्ट ईयर 2005 के सितंबर तक पे है, और हम ये कब बना रहे हैं 31 दिसंबर 2004। अब इंश्योरेंस जो होती है वो हमेशा 1 साल की पे की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 9 मंथ्स 2005 के हैं तो फिर 2004 के कितने मंथ होंगे? 3। तो इट मींस के इस 180 जो कि पूरे साल की है, इसमें से सिर्फ 3 मंथ की जो इंश्योरेंस है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, चूंकि हम सिर्फ 2004 की बना रहे हैं। तो और बाकी जो है वो प्रीपेड हो जाएगा, और प्रीपेड आपको पता ही है कि वो आपके लिए एसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक तो ये माइनस हो जाएगा, और तरीका बड़ा आसान है, ये 180 12 मंथ की है, 1 मंथ की निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो 180 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 180, या इस तरीके से भी आप एक जैसा मेथड है, वैसे कर लें या ऐसे कर लें। तो 135 बीच में से माइनस हो जाएगी और रिमेनिंग रह जाएगी 45। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं जी दूसरी साइड के ऊपर के रिसीट्स क्या क्या है इनकी। एक तो सब्सक्रिप्शन है,
और इंक्लूडिंग ₹100 ऑफ 2005 का 100 इसमें इंक्लूडेड है, और लॉकर्स रेंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्रिकेट, सन्ड्रीज, टेनिस, बिलियर्ड्स, यानी कि ये इन तमाम चीजों से इनको रेवेन्यू मिल रहा है। तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन की आप देखें कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 2004 वर ₹150। 2004 की जो एक्रूड है वो 150 है, यानी कि 2004 का जो अभी मिलनी है अमाउंट वो 150 है। बाकी जो हासिल कर चुके हैं वो मेंशन कर चुका है कि 1600 है, इसमें से 100 जो है वो 2005 का है। तो सबसे पहले तो हम सब्सक्रिप्शन को देखते हैं जी। 1600 इसमें से जो आपको एडवांस में मिल चुकी है उसको आप माइनस कर दें नेक्स्ट ईयर की, और जो आउटस्टैंडिंग है इस साल की उसको बीच में ऐड कर दें, तो ये आपका बन जाएगा 1650। उसके बाद बाकी किसी चीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो तो डायरेक्टली सारी की सारी आ जाएंगी। लॉकर्स रेंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्रिकेट, सन्ड्रीज, टेनिस, बिलियर्ड्स, तो ये सारी की सारी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आ जाएंगी। और जिस वक्त आप डेबिट क्रेडिट इसका चेक कर लें, और अगर एक्सपेंडिचर साइड शॉर्ट है तो फिर इट मींस के ये सरप्लस है, और यहाँ पे आप या सरप्लस यूज कर सकते हैं, डेफिसिट या डेफिशिएंसी, अगर नुकसान है तो डेफिशिएंसी आप लिख देंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। यहाँ पे चूंकि एक्सपेंडिचर्स कम है और इनकम ज्यादा है तो ये सरप्लस है। और आप एक और वर्डिंग भी लिख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 350, या सरप्लस लिखते हैं सिंपल, तो 350 आपका सरप्लस है। अब आगे बढ़ते हैं जी बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में आप देखें जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन की तरफ जरा जाएं कि एसेट में एक तो बिल्डिंग है और फर्नीचर है। सबसे पहले तो इनको ट्रीट कर दें 20,000 और 1050, और ये 20,000 और ये फर्नीचर आ गया 1050। उसके बाद आपका आ जाएगा जी कैश है 1750, ये आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमेशा याद रखें ये कैश होता है, और ये आप कैश में मेंशन कर देंगे 1750। फिर इन्वेस्टमेंट है 90,000, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगी जी। कैश आ गया 1750 और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट आ गया 9000। फिर उसके बाद आप देखें कि इस साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये दोनों जो एडजस्टमेंट में हमने मेंशन किए हैं, ये दोनों आपके लिए, ये यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बुनियादी तौर पे इधर आउटस्टैंडिंग मैंने लिख दिया होना, ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन चाहिए था, ये आपको मिलनी है। और इसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये भी आपको मिलनी है, तो ये दोनों आपके लिए एसेट हैं। अब अगर दूसरी साइड के ऊपर अगर आप चलें तो अगर आप इधर देखें कि क्वाड्रेंगुलर मैच फंड बीइंग प्रेस्क्राइब्ड मैचेस फी रिसीव्ड 5000, और इसके ऊपर इन मैचेस के ऊपर जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं वो हुए हैं 450। तो इन दोनों को, क्योंकि ये आपने जो फी रिसीव की है ये आपने मैचेस कंडक्ट करवाने हैं और ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, और इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं उनको माइनस कर दें अगर, तो बाकी अमाउंट ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने मुझे एक अमाउंट दी एक चीज को कंडक्ट करवाने के लिए और वो मेरे ऊपर लायबिलिटी है। तो मैचेस की जो फी रिसीव की है उसमें से 450 आप लगा चुके हैं, तो ये लायबिलिटी तो खत्म हो गई। बाकी पीछे 4500 की लायबिलिटी जो है वो आपके ऊपर स्टिल अभी है, तो ये 450 निकल गए बीच में से, तो 4550 ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। इसके बाद अगर आप देखें कि डोनेशन है, ये भी चूंकि अगर ये इधर लिखा होता तो फिर हम रेवेन्यू में ट्रीट करते, लेकिन ये रेवेन्यू के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो ये डायरेक्टली आपके ऊपर लायबिलिटी है कि डोनेशन आपने रिसीव किया हुआ है। और ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मैं आपको किसी की हेल्प के लिए कुछ अमाउंट अगर दूं तो वो अमाउंट आपके ऊपर लायबिलिटी है, या आप मुझे दें तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है, तो डोनेशन भी लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद
अगर आप देखें कि रिजर्व फंड बीइंग लाइफ मेंबरशिप फी एंड एंट्रेंस फी रिसीव्ड 2000, ये भी अगर रेवेन्यू रिसीट्स में उसने नहीं लिखा हुआ तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। और ये भी आ गया जी, डोनेशन 25,000 और लाइफ मेंबरशिप फी 2000। फिर इसने जो अगले साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव की हुई है एडवांस में, वो भी जब तक टाइम पूरा नहीं होता वो भी इसके ऊपर लायबिलिटी है। तो ये वजह है कि ये 2005 का 100 जो है ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी इसके ऊपर लायबिलिटी है। उसके बाद आप देखें सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, वो भी लायबिलिटी है, वो भी आपने पे करनी है, तो 85 वो भी लायबिलिटी में। और फाइनली जो सरप्लस है वो भी इसका 350 आ जाएगा, क्योंकि लायबिलिटीज के अंदर आपको पता है कैपिटल में आप ऐड करते थे प्रॉफिट को। यहां पे अगर ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज होती तो हम कैपिटल भी इसका कैलकुलेट कर लेते। तो सिंपली हम सरप्लस जो है वो यहां पे लिख देंगे। तो ये अब बैलेंस्ड है लायबिलिटी और एसेट साइड 32085 32085। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जल्द मैं अपलोड करूंगा, तो उनकी भी साथ प्रैक्टिस करें। थैंक यू।